So let's discuss a very conceptual question from the chapter of gravitation. This example is completely based on the NCERT. NCERT के एग्जाम्पल में भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन सेम मतलब एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की हुई थी. ये जेई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है. सो देयर इज एन प्रोबेबिलिटी कि नीट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो कि आपकी टाइमिंग कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है. तो अगर सेम टाइप का क्वेश्चन अगर नीट में आता है तो आई वुड प्रेफर कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में मतलब लास्ट के लिए छोड़ रखो, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपका कहीं ना कहीं ये टाइम ले सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's discuss this question. Okay, so question is saying that the two planets have the mass m and the 16m and the radii is a and 2a. मतलब जो कैपिटल m मास का जो प्लैनेट है उसका रेडाई a है एंड जो 16m मास का प्लैनेट है उसका जो रेडियस है वो 2a है. ठीक है. द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ द प्लैनेट इज 10 है. मतलब इन दो प्लैनेट के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10a है. ठीक है, 10a. फिर क्या बोला है कि बॉडी ऑफ स्मॉल मास m, मतलब जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है वो फायर्ड हुआ है, इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लार्जर प्लैनेट टूवर्ड्स द स्मॉलर प्लैनेट अलोंग द लाइन जॉइनिंग्स देयर सेंटर्स. ठीक है. इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो. सबसे पहले मास एंड रेडियस का इन्फॉर्मेशन दे रखा है. फिर क्या बोला कि उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10a है. फिर क्या बोला कि एक लार्जर प्लैनेट है, मतलब जिसका मास 16m है एंड जिसका रेडियस 2a है, उसके सरफेस से हमने स्मॉल m जो मास के पार्टिकल है उसको फायर किया टूवर्ड्स द स्मॉलर प्लैनेट. ठीक है. फिर क्या बोला कि फॉर द बॉडी टू बी एबल टू रीच टू द सरफेस ऑफ अ स्मॉलर प्लैनेट द मिनिमम फायरिंग स्पीड. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम हमें कितनी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि वो जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है वो लार्जर सरफेस जो लार्जर प्लैनेट है उसके सरफेस से स्मॉलर प्लैनेट तक पहुंच जाए. ठीक है. तो पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे. ठीक है. तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन एंड इट्स एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज शायद एनसीईआरटी में चेंज होगी. ठीक है. सो अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है एंड एनसीईआरटी से है तो आपको आना चाहिए. ठीक है. तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक लार्जर प्लैनेट बना दिया है जिसका रेडियस 2a है एंड जिसका मास 16m है, एंड यहाँ पे स्मॉलर प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल M है एंड रेडियस a है. ठीक है. इस बड़े वाले प्लैनेट के सरफेस से मैंने एक छोटे पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है उसको फायर किया टूवर्ड्स दिस स्मॉलर प्लैनेट. ठीक है. अब मैं आपको 3 पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ. 3 पॉइंट्स. ठीक है. मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 एंड यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3. ठीक है. अगर मैं इस पार्टिकल को स्मॉल m, मतलब ये जो स्मॉल m मास का पार्टिकल है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया. ठीक है. तो इस पे इस लार्जर प्लैनेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट, इस डायरेक्शन में, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है. तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F16m. मतलब इस स्मॉल m पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू द 16m प्लैनेट. ओके. एंड इस स्मॉलर प्लैनेट की वजह से भी इस पॉइंट पे, मतलब ये स्मॉल m मास के बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव है, और उसको हम नाम दे देते हैं FM. राइट. अब देखो ये पॉइंट जो है वो इस प्लैनेट के नज़दीक है. राइट. ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये लार्जर प्लैनेट के नज़दीक है एंड दूसरी बात ये भी है कि इसका मास ज़्यादा है. तो आपको पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के. राइट. तो यहाँ पे तो पॉइंट 1 में मास भी ज़्यादा है एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ये भी कम है. तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात है कि जो 16m वाले प्लैनेट की वजह से इस स्मॉल m मास के पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा
वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस स्मॉलर मैस पार्टिकल एंड दिस स्मॉलर प्लैनेट, राइट। तो जो F16m है वो ज़्यादा होगा Fm के, राइट। अब 2 मैंने कोई ऐसा पॉइंट रखा है जहाँ पे अगर मैंने इस स्मॉलर पार्टिकल को रख दिया तो देखो अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना वो थोड़ा इस क्या बोल सकते हैं, इस स्मॉलर प्लैनेट के नज़दीक है। अब ऐसा क्यों, देखो अब इस पॉइंट पे हो सकता है कि जो F16m हो वो बराबर हो Fm के। अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भले ही इस लार्जर प्लैनेट का मास ज़्यादा है पर हमने डिस्टेंस भी ज़्यादा कर दिया, और यहाँ पे भले इस स्मॉल प्लैनेट का जो है वो मास कम है बट यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ भी सकता है, राइट। तो मैंने सेकंड पॉइंट को अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे अगर हमने स्मॉल m मास के पार्टिकल को रख दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा 16m वाला एंड m वाला वो दोनों बराबर मैंने मान लिए, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड पॉइंट 3 यहाँ पे और नज़दीक है इस पार्टिकल के, अगर और नज़दीक है, अगर आपने डिस्टेंस को और कम किया तो फोर्स जो m है, मतलब फोर्स इस स्मॉलर मास पार्टिकल पे इस स्मॉलर प्लैनेट की वजह से वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस को कम कर दिया है ना। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो Fm होगा वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू F16m। तो अगर हमने स्मॉलर मास के पार्टिकल पे, मतलब स्मॉलर मास को पार्टिकल के पॉइंट 3 पे रख दिया तो यहाँ पे नेट फोर्स इस पे कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली राइट हैंड साइड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ये जो स्मॉलर मास पार्टिकल एंड ये स्मॉलर प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इस पॉइंट 3 पे ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 16m वाला फोर्स, राइट। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स वो जो पॉइंट 3 पे लगेगा वो इस राइट हैंड साइड लगेगा। 2 पे क्या था, नेट फोर्स 0 है, मतलब पार्टिकल वहीं पे रहेगा अगर हमने उसको वहाँ पे रख दिया तो, बिकॉज नेट फोर्स 0 है। एंड 1 पे इस पे नेट फोर्स कहाँ पे आएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज F16m ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Fm, राइट। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस स्मॉलर मास पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो अगर हमने स्मॉलर मास पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी, v मिनिमम कुछ इस तरह से दे दी कि उसने जस्ट इस सेकंड वाले पॉइंट को क्रॉस कर दिया, अगर हमने इस स्मॉलर मास के पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी दी और उसने जस्ट इस सेकंड वाले, जस्ट मतलब ऑलमोस्ट, आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेकंड पॉइंट पे रुक गया वो पार्टिकल, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, इस हमने कुछ वेलोसिटी दी तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, अब इस पार्टिकल पे यहाँ पे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच में नेट जो फोर्स है वो तो यहाँ पे लग रहा है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। तो उसकी वजह से जो रिटार्डेशन है वो इस तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे इसका रिटार्डेशन होगा, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी यहाँ पे। तो हो सकता है कि सेकंड पॉइंट पे आके जाके, मतलब सेकंड पॉइंट पे आके रुक जाए। अगर जस्ट सेकंड पॉइंट के मतलब जस्ट आ गया और उसके पास थोड़ी सी भी, मतलब इतू सी भी अगर वेलोसिटी अगर उसके पास रह गई और पार्टिकल थोड़ा सा भी सेकंड पॉइंट के यहाँ पे आ गया, फिर क्या होगा ना, इस पार्टिकल पे, मतलब स्मॉलर मास के पार्टिकल पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, इस तरफ लगेगा, राइट हैंड साइड। फिर क्या होगा कि फिर तो ऑटोमेटिकली वो इसके सरफेस पे पहुँच ही जाएगा, बिकॉज उस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है। अगर मान लो वेलोसिटी जितनी देनी चाहिए थी अगर उतनी नहीं दी तो क्या होगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ 0 हो जाएगी और यहाँ पे आके अगर रुक गया तो यहाँ पे अभी भी नेट फोर्स तो लेफ्ट हैंड साइड है, बिकॉज सेकंड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है एंड थर्ड पॉइंट पे इस तरफ था एंड पॉइंट 2 के इस साइड, मतलब पॉइंट 2 के लेफ्ट हैंड साइड देखे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। तो अगर मान लो यहाँ पे आके पार्टिकल रुक गया तो फिर से ये बड़ा वाले प्लैनेट और इस स्मॉलर मास के पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से पार्टिकल फिर से लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो वो उस स्मॉलर प्लैनेट के सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाएगा ना, राइट। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ इस तरह से उसको वेलोसिटी देनी है कि वो जस्ट इस सेकंड पॉइंट को क्रॉस कर दे। अगर इसने सेकंड पॉइंट को क्रॉस कर दिया
तो फिर ये जो स्मॉलर प्लैनेट है वो उसको अपने आप उसकी तरफ खींच लेगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर टू यू कि यार ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें COMe लगाना है, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सारे कंजर्वेटिव फोर्स ही है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर है एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ज़ीरो करते हैं, मतलब उनका कोई वर्क डन नहीं होता, तो हम COMe दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ईजिली लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम COMe लगाएंगे। तो ठीक है, स्मॉल m मास को हमने v वेलोसिटी से फेंका, तो उसके पास इनिशियली हम कौन सी कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल कहाँ पे है, इस लार्जर प्लैनेट के सरफेस पे। तो उसको हमने v वेलोसिटी दी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv², राइट। फिर इस स्मॉल m मास के पार्टिकल एंड इस लार्जर प्लैनेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, -Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस, राइट। तो इस लार्जर प्लैनेट एंड इस स्मॉल मास m जो मतलब स्मॉल पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, माइनस में g स्मॉल m मास, इस प्लैनेट का मास कितना 16m, राइट, सॉरी 16m लिख रहा हूँ, GM नहीं 16m, ठीक है, यहाँ पे 16m एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस आप बोलोगे 0, अरे 0 नहीं है, इसके सेंटर से और इसके बीच का डिस्टेंस लेना होता है। तो इसके सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, सिंपल से 2a है, ठीक है, 2a है। एंड अभी जो स्मॉल m मास पार्टिकल है, इसके और इस स्मॉल m मतलब जो स्मॉल प्लैनेट है, इसके बीच में तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो वो कितनी होगी, माइनस ऑफ g स्मॉल m मास, इसका मास कैपिटल M, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो इस सरफेस पे है पार्टिकल, राइट, जिसका मास स्मॉल m है, और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों मतलब ये लार्जर प्लैनेट एंड स्मॉलर प्लैनेट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10a था। इसमें से अगर मैं 2a को माइनस कर दूं, तो मेरे पास इस स्मॉलर मास पार्टिकल एंड इसके सेंटर मतलब इस स्मॉलर प्लैनेट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 10a, टोटल 10a था, राइट, टोटल 10a माइनस ये 2a, कितना आ जाएगा, 8a, राइट, 8a। तो इनिशियली हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हमें मिल गया, दिस इज द इनिशियल, राइट, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि हमें फाइनल कंडीशन कहाँ पे रखनी है, मैंने क्या बोला कि इसको v वेलोसिटी हमें इस तरह से देनी है कि वो जस्ट सेकंड पॉइंट को क्रॉस कर दे, राइट। तो सेकंड पॉइंट को अगर उसने क्रॉस कर दिया, फिर तो इसका ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो इस स्मॉल m मास के पार्टिकल को अपने आप खींच लेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये सेकंड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। अगर हमने सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उस सेकंड पॉइंट पे जितनी सेकंड पॉइंट पे आके उस स्मॉल m पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मानो 0 हो गई, तो फिर क्या होगा कि ये स्मॉलर प्लैनेट उसकी तरफ खींच लेगा, राइट, बिकॉज उसके सेकंड पॉइंट के इस तरफ, उसके बियॉन्ड, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, राइट, तो वो अपने आप खींच लेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल m मास की सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर देंगे। तो हमें सबसे पहले सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब हमें एक नल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नल पॉइंट मतलब जो F नेट है, नेट फोर्स है स्मॉल m मास पार्टिकल पे, वो 0 होगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैंने पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया, तो इस पे फोर्स ड्यू टू 16m एंड फोर्स ड्यू टू m, उसको हम बराबर कर देंगे। तो क्या बोलेंगे कि F ड्यू टू 16m इज इक्वल टू F ड्यू टू m, तभी जाके उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, राइट। तो फोर्स ड्यू टू 16m क्या आ जाएगा, g, उसका मास स्मॉल m, प्लैनेट का मास 16m, एंड हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस लार्जर प्लैनेट के सेंटर से उस नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, ठीक है। तो
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। एंड फोर्स ड्यू टू एम क्या आ जाएगा, जी स्मॉल एम उस पार्टिकल का मास, फिर इस स्मॉलर प्लैनेट का मास कैपिटल एम, एंड उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो, अगर टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 10a था, हमने इसके सेंटर से इस नल पॉइंट का डिस्टेंस x लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मतलब इसके ये छोटे वाले प्लैनेट के सेंटर से इस नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10a माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं, राइट। तो 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो जितना कट हो सकता है उतना कर सकते हैं, जी से कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल, राइट। अब क्या कर सकते हैं, 10a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को यहाँ पे ऊपर रख के 16 को नीचे लेके जाता है, तो 10a माइनस एक्स का डिवाइडेड बाय एक्स का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/16। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 10a है माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/16, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो 40a माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, तो 5x इज इक्वल टू 40a एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8a। मतलब जो बड़ा वाला प्लैनेट है उसके सेंटर से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसके सेंटर से अगर मैं 8a डिस्टेंस चला जाऊँ, 8a डिस्टेंस, तो हमें ये सेकंड पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे स्मॉल एम मास पार्टिकल पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। एंड फिर अगर उसके पास इतनी सी, मतलब मान लो कि 0.0001 मीटर पर सेकेंड भी अगर वेलोसिटी है, तो थोड़ा सा मतलब सेकंड पॉइंट के जस्ट अगर इस तरफ भी आ गया ना, तो फिर क्या होगा कि इस पे नेट जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, एंड फिर वो इजीली इस स्मॉलर प्लैनेट के सरफेस पे पहुंच जाएगा, राइट। तो हम क्रिटिकल कंडीशन की क्रिटिकल कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे कि ये स्मॉल एम मास पार्टिकल इसकी सरफेस पे पहुंच जाए। तो हम सेकंड पॉइंट को मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल जस्ट सेकंड पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब इसके सेंटर से 8a डिस्टेंस पे पहुंच गया, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन अगर हम लिखें, ठीक है, अगर मैं फाइनल कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देखूँ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। फिर अगर वो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, राइट, यहाँ पे पहुँच गया, तो अब इन दोनों के बीच में, मतलब स्मॉल एम एंड लार्जर प्लैनेट के बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड स्मॉल एम एंड इस स्मॉलर प्लैनेट के बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ जी स्मॉल एम, लार्जर प्लैनेट का मास 16 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 8a है, राइट, बिकॉज ये नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना था सेंटर से, 8a था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8a, एंड फिर इस स्मॉलर मास पार्टिकल एंड उस स्मॉलर प्लैनेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो हम लिखेंगे जी m1 m2, मतलब स्मॉल एम एंड उसका अपने क्या बोल सकते हैं, वो स्मॉलर प्लैनेट का मास कैपिटल एम और उनके बीच का डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस 10a था बिटवीन दिस सेंटर्स, इस नल पॉइंट एंड इसके बीच में डिस्टेंस 8a है, तो इसके सेंटर एंड इस नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2a, राइट। तो क्या आ जाएगा 2a, राइट। तो ये फाइनल है, एंड COME है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। तो फाइनल जो मैकेनिकल एनर्जी है एंड जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम सिंपली बराबर कर देंगे। तो माइनस ऑफ जी स्मॉल एम, मतलब 16 कैपिटल एम अपॉन 8a माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2a इज इक्वल टू हाफ स्मॉल एम वी का स्क्वायर माइनस ऑफ ये वाला टर्म, तो जी स्मॉल एम कैपिटल जी स्मॉल एम 16 कैपिटल एम अपॉन 2a माइनस ऑफ जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा, राइट। मैंने सही लिखा है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो बस यहाँ इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे, आपको सिंपल से v मिल जाएगा। देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, सारा स्मॉल एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं v²/2 को सब्जेक्ट बनाऊँ तो जितने भी ये वाले टर्म्स हैं इधर आ जाएंगे, 16g कैपिटल एम अपॉन 2a प्लस ऑफ g कैपिटल एम अपॉन 8a माइनस ऑफ 16g कैपिटल एम अपॉन 8a माइनस ऑफ g कैपिटल एम अपॉन 2a, ओके।
अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16g कैपिटल M अपॉन ए प्लस g कैपिटल M अपॉन 4a माइनस 16g कैपिटल M अपॉन 4a माइनस g कैपिटल M अपॉन a। मैंने सिंपली ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आपको मतलब आई होप आपको इतनी मैथ्स तो आती ही होगी, राइट। फिर 4 को हम एज एन एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं इस टर्म को, एंड इस टर्म को भी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64g कैपिटल M, यहाँ पे प्लस gm माइनस 16gm, एंड यहाँ पे माइनस 4gm, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉमन में क्या आ जाएगा 4 है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो माइनस 16gm माइनस 4gm मतलब कितना आ जाएगा माइनस 20gm। ये 64gm माइनस 20gm कितना आ जाएगा 44gm प्लस gm ये बचा डिवाइडेड बाय 4a। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45g कैपिटल M अपॉन 4a। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 45g कैपिटल M अपॉन 4a। अब देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं कि 9 इंटू 5, राइट, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं g कैपिटल M अपॉन 4a। तो देखो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा 5gm अपॉन a। तो आपकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो निकल के आ गई है, दैट इज़ 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5gm अपॉन a, जिसका आंसर हमारा ए ऑप्शन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे बचा के रखो फॉर दी लास्ट, मतलब लास्ट जो आपका टाइम बचे तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ जाना है, बिकॉज क्वेश्चन देखो आपको एक बार जब अप्रोच आ जाएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, बट इस पर ना बहुत ध्यान से सब काइनेटिक एनर्जी एंड सब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, राइट। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट चांसेस है पूछने के, बिकॉज एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से है, आप देख सकते हो। एंड जेईई मेंस में भी इवन ऐसा ही मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो चांसेस है यार इस क्वेश्चन के बहुत आने के। सो दैट्स वाई मैं आपको ये क्वेश्चन लाया था डिस्कस करने के लिए। आई होप इसका आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, एंड समझ में नहीं आया कोई भी डाउट रह गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट छोड़ देना कि यार समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।